हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन और हम ये मानते भी हैं कि जो मैरिजेस होती हैं वो काफी अच्छी चीजें होती हैं। रीजन भी हस्बैंड वाइफ दो लोग होते हैं जिनको एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि सारी जो मैरिजेस हैं वो बहुत सक्सेसफुल होती हैं। हमने देखा है लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है लोगों को डाइवोर्स लेना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ वो नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक इन्फो देने जा रहे हैं वो सारी, कि अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस की तो वो मेंटेनेंस कौन किसको देगा, या अगर हम बात करते हैं कितना मेंटेनेंस होता है, लीगल फीस कितनी होती है, चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाती है, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर एलिमनी की बात करें तो एलिमनी वो अमाउंट होता है जो एज ए मेंटेनेंस दिया जाता है जनरली हस्बैंड के थ्रू वाइफ को। जनरली अगर जो वाइफ होती है वो अगर नॉन वर्किंग होती है या उनकी इनकम कम होती है तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि हस्बैंड की इनकम में से हर मंथ या लमसम डिपेंड करता है एक अमाउंट वाइफ को दिया जाएगा, जिससे वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकती हैं। अब जनरली ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि हस्बैंड की तरफ से वाइफ को जाएगा या वाइफ की तरफ से हस्बैंड को। ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज पे। जैसे अगर सपोज कर लीजिए वाइफ होम मेकर है, नॉन वर्किंग है या उनकी इनकम काफी कम है तो हस्बैंड उनको देते हैं। और जनरली अगर हम देखते हैं कि वाइफ कैपेबल है, उनकी इनकम अच्छी है, या फिर हम देखते हैं जो हस्बैंड है वो डिसेबल है या फिर उनकी इनकम काफी लो है, तो उस केस में या तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि वाइफ हस्बैंड को एलिमनी देगी या फिर वाइफ को कोई एलिमनी नहीं दी जाएगी हस्बैंड की तरफ से। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, यानी इन चीजों में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत होती हैं। पर बेसिकली अगर वाइफ की इनकम कम है या वाइफ अगर नॉन वर्किंग है तो हस्बैंड के थ्रू ये अमाउंट दिया जाता है। अच्छा, अब अगर हम सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड कंसेप्ट होता है उसमें हम बात करने वाले हैं परसेंट ऑफ एलिमनी की, कि कितनी एलिमनी दी जाती है। तो देखिए, दो चीजें, या तो आप मंथली बेसिस पे देंगे या आप लमसम बेसिस पे देंगे। तो अगर मंथली बेसिस की बात करें तो मंथली बेसिस पे ये जो अमाउंट होता है वो अमाउंट जनरली जो सैलरी होती है उसका 25 से 40% होता है। यानी आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 25 to 40% एलिमनी आपके हस्बैंड को यानी कि स्पाउस पे जाएगा। अच्छा, सेकंड बात करते हैं, अगर लमसम की बात करते हैं तो लमसम के केस में आपकी नेटवर्थ निकाली जाती है और जो भी आपकी नेटवर्थ होती है पूरी उस असेट्स का 1/3 या 1/5 आपके स्पाउस को जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है केस पे। ये मैं केवल आपको एक फिगर्स दे रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है। अच्छा, हमने दो चीजें तो डिसाइड करनी की एलिमनी किसको दी जाती है और कितना अमाउंट जनरली हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाती है। तो देखिए, चाइल्ड की जो कस्टडी है वो ऐसा नहीं है कि मदर के पास जाएगी या हस्बैंड के पास जाएगी, ये एक फिक्स है। ये डिपेंड करता है, कोर्ट डिसाइड करती है चाइल्ड के वेलफेयर की बेस पे। तो इसमें कुछ ना, आप कह सकते हैं कुछ केसेस देखे जाते हैं। जैसे क्या मदर जो है उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, वो उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। ये ऐसा तो नहीं है दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड है, कोई फिट नहीं है। यानी और भी कुछ केसेस है कि बच्चे की विश क्या है, बच्चा किसके पास जाना चाहता है। तो इन चीजों को भी ध्यान पे देखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे एलिमनी की, तो उसमें एक दो पॉइंट और बताता हूँ मैं। ये इन चीजों पे भी डिपेंड करता है फैक्टर, जैसे ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। अगर अर्ली स्टेज पे, शादी के अर्ली स्टेज पे डाइवोर्स होता है तो एलिमनी का अमाउंट कम होता है। और अगर लॉन्ग मैरिज है, काफी टाइम हो चुका है, तो एलिमनी का जो अमाउंट होगा ना वो भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जनरली कोर्ट ये देखती है कि एलिमनी इतनी दी जाए कि जो वो शादी से पहले, यानी शादी के बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह रहे थे डाइवोर्स से पहले, वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए क्या अमाउंट का खर्चा आएगा उसके बेसिस पर भी डिसाइड किया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये भी देखा जाता है कि रीजन क्या है डिवोर्स का। अगर मान लीजिए कोई क्रूएलिटी वगैरह होती है तो उस केस में जो एलिमनी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट जो होती है, जो कोर्ट होती है, वो जनरली ज्यादा फिक्स करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की बात करें तो लीगल फीस, यानी कितनी फीस जाती है। तो देखिए, फीस आज के टाइम में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। और वैसे फीस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी आपका लॉयर कितना एक्सपीरियंस है, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, आप किस लोकेशन पे ले रहे हैं, आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है, इन चीजों पे डिसाइड करती है। फिर भी अगर ये कंसेंट के थ्रू हो रहा है हस्बैंड वाइफ के तो जनरली 5,000 से लेके 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। और मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और अगर मान लीजिए ये केस लंबा चलता है या कंसेंट नहीं होता, उस केस में तो 50,000 से 5 से 7 लाख तक का भी खर्चा आ सकता है। और इसी बीच में कभी कभी कोर्ट ये भी डिसाइड कर देती है कि जो हस्बैंड है अगर वाइफ नॉन वर्किंग है तो उनकी जो, जब डाइवोर्स चल रहा है उस ड्यूरेशन के लिए इंटरिम एलिमनी भी देनी पड़ सकती है हस्बैंड को वाइफ। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि अपने फाइनेंसेस को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या डाइवोर्स के बाद किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो जनरली अगर डाइवोर्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो जॉइंट अकाउंट है उसे क्लोज करा देना चाहिए, राइट। आपकी क्योंकि एसेट वो डिवाइड हो चुकी होंगी तो जॉइंट अकाउंट को क्लोज करा दें, या फिर जो नॉमिनी है नॉमिनी भी आप चेंज करा दें। और अगर बात करें फाइनेंसेस को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए जनरली कभी कभी यही भी कहा जाता है कि आप ट्रस्ट बना लें, और ट्रस्ट बनाने में बहुत सारी स्कीम्स बेनिफिट्स होते हैं, आप उसके थ्रू एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, आप वकील तो कर ही रहे हैं, आप लॉयर कर रहे हैं, बट आपको अपनी लीगल राइट पता होनी चाहिए। तो आप जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आप बेटर रहेगा। और दूसरा ये भी कहा जाता है, बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता होता है, एक्सपर्ट्स को पता होता है, तो आप जो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, आप वो फाइनेंशियल प्लानर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको एक बेटर व्यू दे सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को मैनेज करेंगे। क्योंकि जब कोर्ट के सामने आपकी एसेट्स प्रेजेंट हो रही हैं, तो आप अपनी लाइबिलिटीज भी बताइए और ओवरऑल बताइए कि हमारी एडजस्ट होकर कितनी एसेट्स बचेंगी, क्योंकि कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। कभी कभी हस्बैंड पे काफी बर्डन आ जाता है, और वो सेलिमनी देने के बाद उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, उसके जो एक्सपेंसेस है, वो मीट आउट नहीं हो पाते। तो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फाइनल सॉल्यूशन कहूंगा मैं, वो यही कहूंगा कि आप जितनी नॉलेज ले सकते हैं उतनी नॉलेज लीजिए इस चीज को लेके। तभी आप एक, आपका जो लॉयर कह रहा है उसके साथ आप बेटर डिस्कशन कर पाएंगे। तो होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको यूजफुल लगती है तो उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।